मैंने एक बेहद सख्त महिला सीईओ के साथ सौदा किया। मैं अपने बेहतरीन जीन दूंगा और वह मुझे 50 लाख युआन देगी। बच्चा पैदा होते ही पैसे मिल जाएंगे और मैं तुरंत गायब हो जाऊंगा। किसे पता था कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि जुड़वा बच्चों के साथ जैकपॉट लग जाएगा। डिलीवरी रूम के बाहर मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैं छोटे जुड़वा बच्चे को, जो धीरे रो रहा था, और पैसों को लेकर वहां से निकल गया। पिछले 6 सालों से मैं गांव में मुर्गी पालन और खेती कर रहा हूं। मैंने अपने बेटे को खिला पिलाकर तंदुरुस्त बनाया, जब तक कि एक दिन मैं उसे लेकर सब्जियां बेचने शहर नहीं पहुंच गया। मेरे ठीक सामने एक मैबैक आकर रुकी। एक सूट पहने छोटा लड़का कार से बाहर निकला। वह बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता था। डैड, आपने शहर में चुपके से दूसरा बच्चा कब पैदा कर लिया? मेरे बेटे जियांग शियाओमान ने पूरी ताकत से चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज में गजब का आत्मविश्वास था। आसपास के सभी सब्जी विक्रेताओं और ग्राहकों की नजरें तुरंत मुझ पर टिक गईं। मैं फंस गया। अब तो मेरा काम तमाम है। मेरा सिर चकरा रहा था। एक महिला को बेचने के लिए मेरे हाथ में जो पत्ता गोभी थी, वह लगभग छूट ही गई थी। मेरे माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगीं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पिछले 6 वर्षों का मेरा शांत ग्रामीण जीवन आज इस तरह अपमानजनक तरीके से खत्म होगा। हमारे सामने खड़ी मेबैक कार के पास सूट और बोटाई पहने वह छोटा बच्चा, किसी छोटे बॉस जैसे सीईओ की तरह, मेरे बेटे की तरह ही हैरानी, थोड़ी जांच पड़ताल और जिज्ञासा के साथ हमें देख रहा था। और तभी उसके पीछे वाली कार का दरवाजा खुला। काले रेशमी मोजे पहने लंबे पैर पहले बाहर निकले, और उसके बाद एक ऐसा चेहरा जो मेरे डीएनए में गहराई से बसा है, एक ऐसा चेहरा जो आज भी मुझे मेरे सपनों से जगा देता है। किन बिंग। 6 साल हो गए हैं और वह बिल्कुल नहीं बदली। बर्फ जैसी ठंडी सूरत और ऐसी नजर जो आपको जमा दे। बस फर्क इतना है कि उस हमेशा जमे हुए चेहरे पर आखिरकार एक दरार आ ही गई। उसकी नजरें सबसे पहले जियांग शियाओमान के धूल से सने चेहरे पर टिकीं, वह बच्चा जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। फिर उनकी नजरें धीरे से उस छोटे सूट पहने लड़के पर टिक गईं। 2 एक जैसे लड़के, एक फटी जीन्स में छोटे बंदर जैसा, दूसरा महंगे सूट में किसी राजकुमार जैसा। हवा जैसे जम गई। मेरी धड़कन 180 तक पहुंच गई। पापा, कुछ तो बोलिए। क्या शहर में आपका कोई और परिवार भी है? तुम मुझे और गांव के किनारे रहने वाले वांग ढहुआ को ये कैसे समझाओगे? तुम छोटे शैतान, इसका वांग ढहुआ से क्या लेना देना है? वह गांव के मुखिया का कुत्ता है। मैंने जल्दी से जियांग शियाओमान का मुंह बंद कर दिया और रोने से भी बदतर एक बनावटी मुस्कान दी। बच्चे बस कुछ भी बोल देते हैं, वह बस बकवास कर रहा है। किन बिंग ने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें 2 तेज सर्जिकल स्कैल्पल की तरह मुझ पर और जियांग शियाओमान पर टिकी थीं। उसके पीछे खड़े काले कपड़ों वाले 2 आदमी चुपचाप आगे बढ़े। उन्होंने हमें घेर लिया था। भागो, बस यही एक ख्याल मेरे दिमाग में था। मैंने अपनी तिपहिया गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मेरे पुराने साथी ने, जिसने 6 साल तक मेरा साथ दिया था, एक जोरदार दहाड़ मारी। मुझे और सब्जियों से भरी गाड़ी को लेकर वह आगे लपक पड़ा। पकड़ो उसे! पीछे से किन बिंग की ठंडी आवाज गूंजी। लानत है, मैं कभी माउंट अकिना का रेसिंग गॉड माना जाता था। मैंने थ्रॉटल को पूरा घुमा दिया। तिपहिया बाजार की तंग गलियों से तेजी से गुजरा। 2 फलों के स्टॉल गिरा दिए और रास्ते में सब कुछ कुचल दिया। बुजुर्गों की गालियां और पीछा करते अंगरक्षकों का शोर मिलकर पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। पापा, आप बहुत कूल हैं। ये बिल्कुल फिल्मों जैसा है, जियांग शियाओमान ने मेरी बाहों में उत्साह से चिल्लाकर कहा। कूल माय एस। हम यहाँ अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन अंत में मेरी तिपहिया गाड़ी उनकी संख्या के आगे टिक नहीं पाई। जैसे ही हम बाजार से बाहर निकले, एक काली लैंड रोवर ने हमारा रास्ता रोक लिया और हमारे भागने का रास्ता बंद कर दिया। 2 अंगरक्षकों ने मुझे दोनों तरफ से घेर लिया। उन्होंने मुझे एक दुबली पतली मुर्गी की तरह बाइक से नीचे खींच लिया। मुझे मैबैक के बोनेट पर जोर से दबा दिया गया। मेरा गाल ठंडी पेंट पर सटा हुआ था। जियांग शियाओमान को भी एक और बॉडीगार्ड ने उठा लिया, लेकिन बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरा। इसके बजाय वह सूट पहने लड़के को चिढ़ा रहा था। किन बिंग अपनी ऊंची हील्स में वहां आई। वह एक एक कदम बढ़ाकर मेरे पास आई। जियांग जी! उसने मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर उससे मेरा पूरा शरीर कांप उठा। कितने दिनों बाद मिले। मैंने अपना सिर उठाने की कोशिश की और एक चापलूसी भरी मुस्कान दी। नमस्ते बॉस किन। कितना संयोग है, क्या आप भी राशन खरीदने निकली हैं? किन बिंग का मुंह थोड़ा सा मरोड़ा। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह नीचे झुकी और बॉडीगार्ड की गोद में मौजूद जियांग शियाओमान को गौर से देखने लगी। उसने उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जियांग शियाओमान पीछे हट गया और उसे सावधानी से देखने लगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरी सौतेली माँ बनने के बारे में सोचना भी मत। मेरे पापा पहले से ही वांग ढहुआ के हैं। मैं एक बार फिर साफ कर दूं, वांग ढहुआ एक कुत्ता है। किन बिंग का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। उसकी नजरें वापस मुझ पर टिकीं, ऐसी नजरें जो मुझे टुकड़ों में काट देना चाहती थीं। 6 साल पहले मेरे जुड़वा बच्चे हुए थे, है ना? किन बिंग की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे एक ज्वालामुखी फटने को तैयार था। मैंने महसूस किया कि बॉडीगार्ड का हाथ मेरे कंधे पर और जोर से दब रहा था। इसे स्वीकार करने का मतलब मौत है।
इसे नकारने का मतलब भी मौत है। बेहतर होगा कि अंत तक अनजान बना रहूं। मैंने आंखें घुमाई और तुरंत हैरान और मासूम चेहरा बना लिया। जुड़वा, बॉस किन, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने जियांग शियाओमान की ओर इशारा किया, पूरी तरह से मासूम बनते हुए। ये मेरा भतीजा है। मेरे भाई और भाभी की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मैंने इसे पालने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मुश्किलों से पाला है इसे। मैंने नकली आंसू भी निकाल ली। देखो, ये बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। कहते हैं ना, भांजी अपनी बुआ जैसी और भतीजा अपने चाचा जैसा दिखता है। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, जियांग शियाओमान ने मेरी एक न सुनी। पापा, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? आपका भाई कब से हो गया? दादाजी और दादी जी तो बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। मैं तो बेहोश होने वाली हूँ। कितना गद्दार बेटा है। काश जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये चेन झू का जन्म प्रमाण पत्र और उस साल के अस्पताल के रिकॉर्ड हैं। उसने मुझे गुस्से से घूर कर देखा। रिकॉर्ड बताते हैं कि उस समय इंक्यूबेटर नंबर बी में रखा बच्चा जन्म के 3 घंटे बाद ही गायब हो गया था। मेरी धड़कनें रुक सी गईं। मैं बहुत लापरवाह था। उस समय भागने की इतनी जल्दी थी कि मैं सबूत मिटाना ही भूल गया। इत्तेफाक, ये निश्चित रूप से सिर्फ एक संयोग है। किन बिंग ने मुझ पर और समय बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, इन्हें युंडिंग मैनर वापस ले जाओ। साथ ही वकील जांग से संपर्क करो। मुझे तुरंत डीएनए टेस्ट करवाना है। जी, समझ गई बॉस किन। 2 गार्डों के बीच एक कैदी की तरह मुझे धक्का देकर लैंड रोवर में बिठा दिया गया। जियांग शियाओमान को मेरे ठीक बाद अंदर फेंक दिया गया। बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने उत्सुकता से चमड़े की सीटों को थपथपाया। पापा, ये आपकी तिपहिया साइकिल से कहीं ज्यादा आरामदायक है, लेकिन ये आपकी जितनी तेज नहीं चलती। तेज होने का क्या फायदा? क्या हम पूरे रास्ते ट्रैफिक में नहीं फंसे रहे? काफिला सीधे उच्च वर्ग के लिए बने एक आलीशान विला क्षेत्र युंडिंग मैनर की ओर बढ़ गया। सिर्फ नाम सुनकर ही पता चल गया कि यह जगह कितनी महंगी है। गाड़ी एक महल जैसी आलीशान विला के सामने रुकी। जियांग शियाओमान और मुझे लिविंग रूम में बुलाया गया। लिविंग रूम इतना विशाल था कि उसमें खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती थी। छत पर लगे क्रिस्टल झूमर ने मेरी आंखें चौंधिया दी। जियांग शियाओमान अंदर आते ही पागल हो गया और कालीन पर लौटने लगा। किन बिंग मुख्य सोफे पर बैठी थी। किन झाओ नाम का लड़का चुपचाप उसके बगल में बैठा था। उसके हाथों में एक टैबलेट था, लेकिन उसकी नजरें कभी कभी फर्श पर कुत्ते की तरह भौंक रहे जियांग शियाओमान पर चली जाती थीं। आखिरकार किन बिंग ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। उस समय के 50 लाख युआन लौटा दो, बच्चे को यहीं छोड़ दो और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा दिल जोर से धड़का। पैसे, वह 50 लाख तो कब के खत्म हो चुके थे। घर बनाने, जमीन खरीदने और गांव में मुर्गियां पालने में खर्च हो गए, और पिछले 6 सालों में मेरे और जियांग शियाओमान के रहने का खर्च भी तो था। वे लगभग पूरे खर्च हो चुके थे, और सबसे बड़ी बात, वह चाहती थी कि मैं जियांग शियाओमान को यहीं छोड़ दूं। मैंने अपने बेटे को कालीन पर बेफिक्र होकर हंसते और दौड़ते हुए देखा। वह मेरा अपना खून था, जिसे मैंने 6 साल तक अपने खून पसीने से बड़ी मेहनत से पाला था। मैंने एक गहरी सांस ली और पहली बार सीधे किन बिंग की आंखों में देखा। बॉस किन, मैं आपके पैसे लौटाने का कोई रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन शियाओमान मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? किन बिंग ने ऐसे देखा मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। हमारा अनुबंध मत भूलो, तुम सिर्फ एक जीन प्रदाता थे। अनुबंध में कहीं नहीं लिखा था कि अगर जुड़वा बच्चे हुए तो क्या होगा। मैंने गर्दन उठाकर पलटवार किया। इसके अलावा वह बच्चा तब बहुत कमजोर था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह शायद न बच पाए। मैं ही उसे गांव ले गई थी और चम्मच से चावल का पानी और घरेलू नुस्खे खिलाकर उसे जिंदा रखा। मैंने जो कुछ भी कहा वह सच था। जियांग शियाओमान उस समय से पहले पैदा हुआ था। वह इतना छोटा और कमजोर था कि उसके रोने की आवाज बिल्ली के बच्चे जैसी धीमी थी। मैं उसे लेकर भाग गई, कुछ पैसों के लिए और कुछ इसलिए कि मुझे डर था कि यह बेरहम माँ सच में उसे मरने के लिए छोड़ देगी। किन बिंग के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदले, लेकिन उसने जल्द ही अपनी ठंडी गंभीरता वापस पा ली। मुझे प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ नतीजे देखती हूँ, और नतीजा यह है कि तुमने मेरे पैसे चुराए और तुमने मेरे बेटे को चुराया। वह खड़ी हो गई, ऊपर से मुझे नीचे देखते हुए। जब तक टेस्ट के नतीजे नहीं आ जाते, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली निराशा क्या होती है। महल में नजरबंदी के मेरे पहले दिन मुझे आखिरकार अमीरों की उबाऊ जिंदगी समझ आ गई। किन बिंग ने मेरे और जियांग शियाओमान के लिए एक गेस्ट रूम का इंतजाम किया, जो गांव में मेरे पूरे घर से बड़ा था। उसमें अपना बाथरूम, एक वॉक इन क्लोसेट और एक बालकनी थी, जहां से पूरा गोल्फ कोर्स दिखता था। जियांग शियाओमान बेहद खुश थी। वह उस विशाल किंग साइज बिस्तर पर उछल कूद कर रहा था और उस महंगे रजाई को ट्रैम्पोलिन समझ बैठा था। पापा, क्या अब हम यहीं रहेंगे? ये जगह पुराने वांग के सुअर बाड़े से कहीं बड़ी है। क्या ये बच्चा इससे बेहतर तुलना नहीं कर सकता था? मैं उसकी तरह आशावादी नहीं था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह टस से मस नहीं हुआ। बाहर काले कपड़ों में 2 अंगरक्षक खड़े थे, बिल्कुल 2 द्वारपालों की तरह। खिड़कियों पर सुरक्षा के लिए लोहे की छड़ें लगी थीं, जो बस थोड़ी सी ही खुलती थीं। वे सचमुच मुझे किसी अपराधी की तरह कैद कर रहे थे। दोपहर के खाने का समय हुआ तो एक नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया और हमें नीचे डाइनिंग रूम में चलने को कहा। लंबी डाइनिंग टेबल स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थी, वेस्टर्न, चाइनीज, जापानीज।
जो भी आप कहें, सब कुछ वहां मौजूद था। किन बिंग मेज के सिरे पर बैठी थी। किन झाओ उसके बाईं ओर बैठा चुपचाप चाकू और कांटे से अपना स्टेक काट रहा था। जियांग शियाओमान और मैं उनके सामने बैठे थे। जियांग शियाओमान ने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उसने अपने नंगे हाथों से एक ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर उठाया और उसे अपने मुंह में डालने ही वाला था। शियाओमान, इसे थूक दो। मैंने जल्दी से उसे रोका। हाथों से पकड़कर खा रहे हो? तमीज कहाँ है तुम्हारी? मैंने बात करते हुए कुशलता से चम्मच कांटे उठाए, लॉबस्टर का मांस निकालकर उसकी प्लेट में रख दिया। शुक्रिया डैड। जियांग शियाओमान ने प्यारी सी मुस्कान दी। कांटे से लॉबस्टर का एक टुकड़ा उठाया, लेकिन उसे खाने के बजाय उसने उसे मेरे मुंह के पास लगा दिया। पहले आप खाइए डैड। मेरा दिल अचानक भर आया। मैंने अपना मुंह खोला और लॉबस्टर का वह टुकड़ा खा लिया। मेज के दूसरी ओर छुरी कांटा पकड़े किन बिंग के हाथ थोड़े ठिठक गए। वह मेरे और मेरे बेटे के बीच की बातचीत को देख रही थी। उसकी आंखों में मिले जुले भाव थे। उसके पास बैठा किन झाओ भी अपना काम रोककर चुपचाप हमें देख रहा था। किन बिंग ने अपना गला साफ किया और खामोशी तोड़ दी। जियांग शियाओमान, उसने ऐसे लहजे में कहा कि बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। आज से तुम्हें तमीज सीखनी होगी। खाते समय शोर नहीं करना, हाथों से खाना नहीं खाना, तुम्हें छुरी कांटे का इस्तेमाल सीखना होगा। जियांग शियाओमान, जिसका मुंह लॉबस्टर से भरा था, अस्पष्ट रूप से बुदबुदाया। तमीज क्या होती है? क्या इसे खाया जा सकता है? किन बिंग की भौहें गहराई से तन गईं। किन झाओ, अपने भाई को सिखाओ। किन झाओ ने छुरी कांटा नीचे रखा, एक नया सेट उठाया और जियांग शियाओमान को दे दिया। उसने धीरे से कहा, इसे ऐसे पकड़ो। जियांग शियाओमान ने उसकी नकल करने की कोशिश की। नतीजा एक जोरदार खड़खड़ाहट थी। कांटा फर्श पर गिर गया। बच्चा उसे उठाने के लिए नीचे झुका तो उसका सिर मेज के पाए से जोर से टकरा गया। डाइनिंग रूम में तुरंत अफरा तफरी मच गई। मैंने नौकरानी को घबराहट में इधर उधर भागते और किन बिंग के चेहरे पर बरहते गुस्से को देखा तो मुझे मन ही मन बहुत संतोष हुआ। गांव वालों को नीचा दिखाने का यही नतीजा होता है। मेरा बेटा अकेले ही तुम्हारे इस महल को तहस नहस कर सकता है। हमने बड़ी मुश्किल से खाना खत्म किया। किन बिंग ने किन झाओ को बुलाया और उसे बहुत महंगे दिखने वाले खिलौनों का ढेर थमा दिया। जाओ जाओ, अपने भाई को प्लेरूम में ले जाओ। फिर उसने जियांग शियाओमान की तरफ एक ठंडी नजर डाली। वहां सब कुछ तुम्हारा है, जो चाहो ले लो। ये साफ तौर पर एक मीठी गोली थी। मैं चुपके से सतर्क थी। मेरे मासूम बेटे को पैसों से बिगाड़ने की कोशिश, सपने में भी नहीं। दोनों हम शक्ल लड्ड के पहली बार आधिकारिक तौर पर 7 खड्डे थे। किन झाओ ने एक ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट को गले लगाया, थोड़ा असहज दिख रहा था। जियांग शियाओमान उसके चारों ओर घूमी, फिर हाथ बढ़ाकर उसे हर जगह से थपथपाया। तुम्हारे कपड़ों का मटेरियल बहुत अच्छा है, मेरे पापा की बनियानों से कहीं ज्यादा मुलायम। जियांग शियाओमान के छूने से किन झाओ शर्म के मारे लाल हो गया। उसने फुसफुसाकर कहा, यह रेशम है। चलो, उसने फुसफुसाकर कहा, यह रेशम है। चलो, मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार जगह ले जाऊंगी। मैं जल्दी से उनके पीछे हो लिया। मैंने जियांग शियाओमान को किन झाओ को खींचते हुए विला के पिछले आंगन में एक बड़े पेड़ के पास ले जाते देखा। ध्यान से देखना। जियांग शियाओमान ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई, अपनी हथेलियों पर थूका और पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गया। वह एक डाल पर मजबूती से बैठ गया और नीचे अवाक खड़े किन झाओ को हाथ हिलाकर बुलाने लगा। ऊपर आ जाओ, यहां से नजारा बहुत अच्छा है। किन झाओ ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर चाहत थी, पर थोड़ा डर भी। मैंने पहले कभी पेड़ नहीं चढ़ा। डरने वाली क्या बात है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जियांग शियाओमान एक छोटे शिक्षक की तरह पेश आया। अपने हाथों से यहां पकड़ो, अपने पैरों से वहां कदम रखो, बस हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। जियांग शियाओमान के प्रोत्साहन पर किन झाओ ने वास्तव में अनाड़ीपन से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। मैं पेड़ के तने से टिक गया। इस दृश्य को देखकर मेरा मन भावनाओं से भर गया। तभी मेरे पीछे से किन बिंग की आवाज गूंजी, जियांगशी, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की शिक्षा उसे कोई भविष्य दे पाएगी? मैंने मुड़कर देखा। वह वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर थोड़ी उपहास की झलक थी। चिड़ियों के घोंसले खोदना या पहाड़ों में शिकार करना। मैंने मुस्कुराते हुए पेड़ पर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे उस छोटे से बच्चे की ओर इशारा किया। शायद मैं उसे अरबों की विरासत न दे सकूं, लेकिन मैं उसे एक खुशहाल बचपन तो दे ही सकती हूँ। देखो, क्या तुम्हारा बेटा अभी बहुत मजे नहीं कर रहा है? किन बिंग ने मेरी नजरों का पीछा करते हुए पेड़ की ओर देखा। जियांग शियाओमान की मदद से किन झाओ आखिरकार एक निचली टहनी पर चढ़ गया। वह तने से चिपका हुआ था, थोड़ा डरा हुआ, लेकिन उसका चेहरा एक अभूतपूर्व उत्साह से चमक रहा था। दोनों बच्चे शाखा पर साथ साथ बैठे थे। जियांग शियाओमान दूर इशारा कर रहा था और जोश में आकर डींगे मार रहा था कि कैसे वह कभी पूरे गांव पर राज करता था। किन बिंग की आंखें थोड़ी डगमगाईं, फिर वह चुप हो गई। अचानक एक जोरदार छटकने की आवाज आई। अनर्थ हो गया। जिस टहनी पर किन झाओ बैठा था वह उसका भार नहीं सह सकी और टूट गई। लड़का डर के मारे चिल्ला उठा। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पेड़ से नीचे गिरने ही वाला था। झाओ झाओ, किन बिंग चीख पड़ी। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। मेरी धड़कनें थम सी गईं। धत तेरे की, ये पेड़ इतना कमजोर क्यों है? सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। उसके ठीक बगल में खड़े जियांग शियाओमान ने बिजली की गति से प्रतिक्रिया दी।
एक छोटे बंदर की तरह उसने आगे छलांग लगाई और किन झाओ की कमर को कसकर पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जियांग शियाओमान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गिरते हुए किन झाओ को वापस ऊपर खींच लिया, लेकिन गति के कारण दोनों बच्चे टहनी से फिसल गए और नीचे गिर पड़े। गनीमत रही कि ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। वे घनी घास पर एक दूसरे में उलझे हुए गिरे। किन बिंग और मैं दोनों दौड़कर झाओ झाओ के पास पहुंचे। क्या तुम ठीक हो? किन बिंग ने किन झाओ को कसकर गले लगा लिया और उसे हर तरफ से देखने लगी। आंखों में आंसू लिए मैंने जल्दी से अपने बेटे को उठाया। पापा, मुझे लगता है मेरे कूल्हे के 8 टुकड़े हो गए हैं। लेकिन उसने तुरंत किन झाओ की तरफ देखा और चिंता से पूछा, लिटिल सूट, क्या तुम ठीक हो? किन झाओ अभी भी सदमे में था। उसने अपना सिर हिलाया, जियांग शियाओमान की ओर देखा और फुसफुसाया, शुक्रिया। ये पहली बार था जब उसने खुद से जियांग शियाओमान से बात की थी। किन बिंग ने जांच पूरी की। ये देखकर कि किन झाओ की कोहनी पर बस एक हल्की खरोंच है, उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसने तुरंत अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। जियांग शी, क्या यही वह खुशहाल बचपन है जिसकी तुम बात कर रही थी? उसे मेरे बेटे को ऐसे खतरनाक स्टंट में घसीटने देना। अगर आज झाओ झाओ को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें ताउम्र जेल में सर ढा देती। धत तेरी की, ये औरत कितनी बेतुकी है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, जियांग शियाओमान से रहा नहीं गया। इसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा था। एक असली मर्द छोटी मोटी चोट से नहीं डरता। मैं तो अक्सर गिरता रहता हूँ। उसने अपनी छोटी सी छाती फुलाई और एक नन्हे मुर्गे की तरह मेरे सामने खड़ा हो गया, जैसे अपनी माँ की रक्षा कर रहा हो। इसके अलावा मैंने उसे बचाया है। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। किन बिंग उसके इस जवाब से निरुत्तर रह गई। उसने अपने सामने खड़े उस बच्चे को देखा जिसका चेहरा बिल्कुल उसके बेटे जैसा था, लेकिन वह शरारत और विद्रोह से भरा हुआ था, और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। माँ, उसे दोष मत दो, मैं पेड़ पर चढ़ना चाहता था। किन बिंग का चेहरा पीला पड़ने के बाद लाल हो गया। शायद यह पहली बार था जब उसके दोनों बेटों ने एक साथ उसे धोखा दिया था। अंत में उसने एक ठंडी आह भरी, किन झाओ को उठाया और पीछे मुड़कर एक आखिरी वाक्य कहा, तुम दोनों बस रुको, और फिर पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई। मैं नीचे झुका और जियांग शियाओमान के बाल सहलाए। बहुत अच्छे बेटे, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। आखिर मैं आपका बेटा जो हूँ।